प्रिय छात्रों, आज के कालांश में हम अध्ययन करेंगे कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय किस प्रकार हुआ। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय किसी राष्ट्र के सदस्यों में एक साझा पहचान को बढ़ावा देने वाली विचारधारा को राष्ट्रवाद कहा जाता है। राष्ट्रवाद की भावना को जड़ जमाने में राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रगान आदि की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। 19वीं सदी के मध्य के पहले यूरोपीय देश उस रूप में नहीं थे जिस रूप में उन्हें आज हम जानते हैं। यूरोप के विभिन्न क्षेत्रों पर विभिन्न प्रकार के वंशानुगत साम्राज्यों का राज हुआ करता था। सन 1789 में शुरू होने वाली फ्रांस की क्रांति के साथ ही नए राष्ट्रों के निर्माण की प्रक्रिया भी शुरू हो गई थी, लेकिन इस नई विचारधारा को जड़ जमाने में लगभग 100 साल लग गए। गुरुजी, फ्रांस की क्रांति के साथ नए राष्ट्रों के निर्माण की प्रक्रिया कैसे शुरू हुई? बेटा अशोक, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति सन 1789 में फ्रांस की क्रांति के साथ हुई। फ्रांसीसी क्रांति के कारण वहां की राजनीति और संविधान में कई ऐसे बदलाव आए। 1789 में सत्ता का स्थानांतरण राजतंत्र से एक ऐसी संस्था को हुआ जिसका गठन नागरिकों द्वारा हुआ था। उसके बाद ऐसा माने जाने लगा कि फ्रांस के लोग ही आगे से अपने देश का भविष्य तय करेंगे। अब हम राष्ट्रवासियों में राष्ट्र की भावना की रचना किस प्रकार हुई, इस बात का अध्ययन करेंगे। क्रांतिकारी लोगों ने एक साझा पहचान की भावना स्थापित करने के लिए कई कदम उठाए, जो इस प्रकार हैं। एक पितृभूमि और उसके नागरिकों की भावना का प्रचार किया गया। राजसी प्रतीक को हटाकर एक नए फ्रांसीसी झंडे का इस्तेमाल किया गया। स्टेट जनरल को सक्रिय नागरिकों द्वारा चुना गया और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। राष्ट्र के नाम पर नए स्तुति गीत बनाए गए और शपथ ली गई। शहीदों को नमन किया गया। फ्रांस के भूभाग में प्रचलित कस्टम ड्यूटी को समाप्त कर दिया गया। भार और मापन की एक मानक पद्धति अपनाई गई। फ्रेंच भाषा को राष्ट्र की आम भाषा के रूप में बढ़ावा दिया गया। क्रांतिकारियों ने यह भी घोषणा की कि यूरोप के अन्य भागों से तानाशाही समाप्त करना और वहां राष्ट्र की स्थापना करना भी फ्रांस के लोगों का मिशन होगा। गुरुजी, फ्रांस की क्रांति का यूरोप के अन्य भागों पर क्या प्रभाव पड़ा? फ्रांस की क्रांति का यूरोप के अन्य भागों पर यह प्रभाव पड़ा कि फ्रांस में होने वाली गतिविधियों से यूरोप के कई शहरों के लोग पूरी तरह प्रभावित थे और जोश में आ चुके थे। इसके परिणाम स्वरूप शिक्षित मध्यम वर्ग के लोगों और छात्रों द्वारा जैकोबिन क्लब बनाए जाने लगे। सन 1790 के दशक में फ्रांस की सेना ने हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के एक बड़े भूभाग में घुसपैठ शुरू कर दी थी। इस तरह से फ्रांस की सेना ने अन्य देशों में राष्ट्रवाद का प्रचार करने का काम शुरू किया। गुरुजी, नेपोलियन कौन था? नेपोलियन फ्रांस का बादशाह था। 1804 से 1815 के बीच उसने फ्रांस में शासन किया। नेपोलियन ने फ्रांस में प्रजातंत्र को तहस नहस करके रख दिया और वहां फिर से राजतंत्र की स्थापना कर दी। लेकिन उसने प्रशासन के क्षेत्र में कई क्रांतिकारी बदलाव भी किए। 1804 का सिविल कोड, जिसे नेपोलियन कोड के नाम से भी जाना जाता है, ने जन्म के आधार पर मिलने वाली सारी सुविधाओं को समाप्त कर दिया। इससे कानून में सबको समान हैसियत प्रदान की गई और संपत्ति के अधिकार को भी पुख्ता किया गया, जैसा कि उसने फ्रांस में किया था। अपने नियंत्रण वाले हर इलाके में उसने नए नए सुधार किए। उसने डच रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में प्रशासनिक विभागों को सरल कर दिया। उसने सामंती व्यवस्था को खत्म किया और किसानों को दास्ता और जागीर को अदा होने वाले शुल्कों से भी मुक्त कर दिया। यातायात और संचार के साधनों में भी उसने काफी सुधार किए। गुरुजी, इन क्रांतिकारी बदलावों पर जनता की क्या प्रतिक्रिया रही?
इन क्रांतिकारी बदलावों के फलस्वरूप इस नई आज़ादी का किसानों, कारीगरों और कामगारों ने जमकर स्वागत किया। उन्हें समझ आ गया था कि एक समान कानून और मानक मापन पद्धति तथा एक साझा मुद्रा से देश के विभिन्न क्षेत्रों में सामान और मुद्रा के आदान प्रदान में बड़ी सहूलियत मिलने वाली थी। लेकिन जिन इलाकों में फ्रांस ने कब्जा जमाया था, वहाँ के लोगों की फ्रांसीसी शासन के बारे में मिलीजुली प्रतिक्रिया थी। शुरू में फ्रांस की सेना को आज़ादी के दूत के रूप में देखा गया, लेकिन जल्दी ही लोगों की समझ में आ गया कि इस नई शासन व्यवस्था में राजनीतिक स्वतंत्रता की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। नेपोलियन द्वारा लाए गए प्रशासनिक बदलावों की तुलना में टैक्स में भारी बढ़ोतरी और फ्रांस की सेना में जबरदस्ती भर्ती अधिक भारी लगने लगी। इस तरह से शुरुआती जोश जल्दी ही विरोध में बदलने लगा। 19वीं सदी के शुरुआती दौर के यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना का उदारवाद की भावना से गहरा तालमेल था। नए मध्यम वर्ग के लिए उदारवाद के मूल में व्यक्ति की स्वतंत्रता और समान अधिकार की भावनाएं थी। राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो उदारवाद की भावना से ही आम सहमति से शासन के सिद्धांत को बल मिला होगा। उदारवाद के कारण ही तानाशाही और वंशानुगत विशेषाधिकारों की समाप्ति हुई। इससे एक संविधान की आवश्यकता महसूस होने लगी। साथ में प्रतिनिधित्व पर आधारित सरकार की भी आवश्यकता लोग महसूस करने लगे। गुरुजी, फ्रांस में मताधिकार की क्या स्थिति थी? फ्रांस में अभी भी हर नागरिक को मताधिकार नहीं मिला था। क्रांति के पिछले दौर में केवल ऐसे पुरुषों को ही मताधिकार प्राप्त था जिनके पास संपत्ति थी। जैकोबिन क्लबों के दौर में कुछ थोड़े समय के लिए हर वयस्क पुरुष को मताधिकार दिए गए थे, लेकिन नेपोलियन कोड ने फिर से पुरानी व्यवस्था बहाल कर दी। गुरुजी, आर्थिक क्षेत्र में उदारीकरण से क्या आशय है? आर्थिक उदारीकरण नेपोलियन कोड की एक और खास बात थी। मध्यम वर्ग जिसका अभी अभी जन्म हुआ था, वह भी आर्थिक उदारीकरण के पक्ष में था। जर्मन भाषी क्षेत्रों में 39 प्रांत थे जो छोटी छोटी इकाइयों में बटे हुए थे। हर इकाई की अपनी अलग मुद्रा तथा मापन पद्धति होती थी। व्यापारियों को एक नाके से दूसरे नाके में जाने पर 5% चुंगी देनी होती थी। विभिन्न स्थानों पर भार एवं मापन में अंतर था, जिस कारण से उलझन और बढ़ जाती थी। व्यवसाय के लिए माहौल प्रतिकूल था। 1834 में चुंगी की सीमाएं समाप्त कर दी गई। मुद्राओं के प्रकार को 30 से घटाकर 2 कर दिया गया। रेलवे के जाल के विकास के कारण आवागमन की सुविधा बढ़ने लगी। इससे एक तरह के आर्थिक राष्ट्रवाद का विकास हुआ, जिसे हम आर्थिक क्षेत्र में उदारीकरण भी कह सकते हैं। इससे उस समय जड़ पकड़ रही राष्ट्रवाद की भावनाओं को बल मिला। प्रिय छात्रों, आज के कालांश में बस इतना ही। शेष अगले कालांश में। धन्यवाद।